हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंप्लीट बेसिक स्ट्रेंथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने बेसिक स्ट्रेंथ डिस्कस किया था ऑफ एनिलीन्स। सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन को हमने कंपेयर किया था एनिलीन से, हमने SIP इफेक्ट देखा था। इस वीडियो में हम कंप्लीट सिलेबस का बेसिक स्ट्रेंथ डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल होंगे वो सब इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो यदि हम एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ से स्टार्ट करें तो एमीन्स 3 टाइप का डिफाइंड है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन। अब यदि इनके बेसिक स्ट्रेंथ को स्टार्ट करना है, सबसे पहले हमें सॉल्वेंट को समझना होगा। और सॉल्वेंट देखो, सॉल्वेंट 2 टाइप का डिफाइन किया हमने। सॉल्वेंट एक टाइप लिखा हुआ है पोलर सॉल्वेंट और एक लिखा हुआ है नॉन पोलर। पोलर का मतलब यदि मॉलिक्यूल में चार्जेस रहेंगे, कंप्लीट या पार्शियल चार्जेस, तो हम पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। और यदि चार्जेस नहीं रहेंगे तो हम बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सबसे पहले कंप्लीट करूं तो लाइक C6H6, हम ऐसा कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं जिसमें चार्जेस डेवलप नहीं हो, तो वो नॉन पोलर हो गया। हमारा इंटरेस्ट पोलर सॉल्वेंट में है। पोलर सॉल्वेंट देखो 2 टाइप का लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक लिखा हुआ है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इनमें इंटरेस्ट है और यही इंपॉर्टेंट भी है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में बात करें तो पोलर प्रोटिक, प्रोटिक का मतलब है प्रोटॉन से रिलेटेड। प्रोटॉन से रिलेटेड, तो यदि मैं इसमें पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करूं तो मैं लिख रहा हूं हैविंग, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हैविंग एक्टिव एच। एक्टिव एच का मतलब ये पहचानने का तरीका है कि हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पहचानते कैसे हैं। तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में एक्टिव एच का मतलब है ये वाला एच विच इज अटैच्ड विद एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से यदि अटैच्ड रहेगा तो इस वाले हाइड्रोजन पे रहेगा डेल्टा प्लस और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या रहेगा, डेल्टा माइनस। यदि ऐसा मॉलिक्यूल दिखता है तो हम उसको कैसा सॉल्वेंट बोलते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। कोई खास बात होती है इसमें? बिल्कुल खास बात होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये वाला सॉल्वेंट जो है कैन फॉर्म एच बॉन्ड। ये एच बॉन्ड बना सकता है। भाई एच बॉन्ड एक्चुअली है क्या? हाइड्रोजन पे जो डेल्टा प्लस है, यदि वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की डायरेक्शन में अट्रैक्ट होता है तो दैट अट्रैक्शन इज एक्चुअली कॉल्ड एच बॉन्ड। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एच बॉन्ड बना सकता है। और इसके एग्जाम्पल में यदि मैं बात करूं तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से एच जुड़ा है। लाइक सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो यूज होता है दैट इज H2O। यू कैन यूज ROH, यू कैन यूज अमोनिया, यू कैन यूज फिनॉल, you can use carboxylic acid, any compound in which H is directly attached with electronegative atom you can write। सेकेंड टाइप पर आते हैं। सेकेंड टाइप पर आए तो सेकेंड टाइप लिखा हुआ है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर है तो पोलर मतलब चार्जेस तो डेवलप रहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो रहेगा, लेकिन ये क्लियर सी बात है एप्रोटिक लिखा है मतलब नो एक्टिव एच। नो एक्टिव एच का मतलब एच अटैच्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं होगा। और यदि ऐसा नहीं होगा तो सीधी सी बात है कैन नॉट फॉर्म एच बॉन्ड। ये एच बॉन्ड नहीं बना सकता। देखो यदि अट्रैक्शन फोर्सेस की बात करें तो अट्रैक्शन फोर्सेस 3 तरीके के डिफाइंड है। फर्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकेंड है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन और थर्ड होता है वन डर वॉल अट्रैक्शन। और इन तीनों अट्रैक्शन फोर्सेस में एच बॉन्ड का स्ट्रेंथ बाकी 2 से बहुत 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 ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है ये। यदि मैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में एग्जाम्पल्स की बात करूं तो अपने सिलेबस में सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो यूज़ होता है दैट इज़ ईथर। अधिकतर नेम रिएक्शन में ध्यान दिया हो तो ड्राई ईथर या ईथर ही तो लिखा मिलता है। फिर इसके अलावा यदि और यूज़ करें तो लाइक CCl4 यू कैन राइट, CH2 यू कैन राइट। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स में आऊँ तो एक नाम आता है DMSO का फुल फॉर्म होता है डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। फुल फॉर्म क्या है? डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। और डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड में क्या होता है? देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो होगा लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड एच नहीं होगा। और यदि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल में बात करें तो एक और बहुत कॉमन यूज होता है DMF का फुल फॉर्म होता है डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड। क्या है इसका फुल फॉर्म? डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड। फॉर्मिक एसिड का एमाइड है, बस नाइट्रोजन पे जो H है उसको सब्स्टिट्यूट किया हुआ है किससे? मिथाइल ग्रुप से। तो देखो इसमें एक्टिव H नहीं है और ये H बॉन्ड नहीं बना सकते हो। सबसे स्ट्रांग कौन होता है? H बॉन्ड। तो जरा मैं ये बात क्लियरली लिख ही देता हूं, जरा रुको, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम अट्रैक्शन फोर्सेस की बात करें तो हम ये बोल रहे हैं 3 टाइप के अट्रैक्शन फोर्सेस इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है H बॉन्ड
और एक होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का मतलब डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस को अट्रैक्ट करेगा, वो वाला। और लास्ट टाइप होता है वंडरवॉल, वंडरवॉल अट्रैक्शन। वंडरवॉल ने ये बोला था कि एक सरफेस दूसरे सरफेस को अट्रैक्ट करता है वो, और इन अट्रैक्शन फोर्सेज में जो ऑर्डर होता है वो ये होता है। और रुको जरा, ये जो फर्स्ट लिखा हुआ ना एच बॉन्ड, इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत नहीं, बहुत 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 ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मतलब हम यहाँ तक बात कर लेते हैं, हम केवल सिलेबस में ये देखते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में एच बॉन्ड बन रहा है कि एच बॉन्ड नहीं बन रहा, क्योंकि एच बॉन्ड के अलावा कोई भी अट्रैक्शन रहे वो नेग्लिजिबल होता है, कंसिडरेबल नहीं होता। तो इसलिए एच बॉन्ड ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यदि मैं फाइनल रिजल्ट पर आऊँ तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक्टिव सॉल्वेंट, एक्टिव सॉल्वेंट का मतलब जो प्रॉपर्टीज़ को कंसिडरेबली चेंज करेगा वो केवल एक होता है, वो कौन? पोलर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही कंसिडरेबली चेंज करेगा। बाकी सारे सबको क्या बोलते हैं? बाकी सबको बोलते हैं इनर्ट सॉल्वेंट। और सिलेबस में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टर्म ये है। इनर्ट सॉल्वेंट दोनों होते हैं। यदि हम बोले नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट वो भी इनर्ट है। और यदि हम सेकेंड वाला लिखें पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो ये भी कैसा हो जाएगा? ये भी इनर्ट सॉल्वेंट हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो या तो सॉल्वेंट एक्टिव रहेगा, पोलर प्रोटिक रहेगा, या तो फिर सारे के सारे सॉल्वेंट को हमें क्या बोलना पड़ेगा? इनर्ट सॉल्वेंट बोलना पड़ेगा। अब यदि मैं बोलूँ इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, अच्छा इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, कौन से सॉल्वेंट का इफेक्ट देखेंगे? नो डाउट ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। भाई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही तो है जिसका हम बोल रहे हैं कि इफेक्ट होगा, बाकी किसी का तो इफेक्ट ही नहीं होता। इनर्ट का मतलब जिसका कोई इफेक्ट नहीं। तो यहाँ पर एक टर्म आता है सॉल्वेशन, सॉल्वेशन, सॉल्वेशन समझते हैं जरा। जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हमने क्या बोला? H अटैच्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? डेल्टा प्लस, और यहाँ पे क्या रहेगा? डेल्टा माइनस। तो यदि मैं इसके एक मॉलिक्यूल को लिखता हूँ तो इसके एक मॉलिक्यूल में क्या रहेगा? एक साइड में रहेगा प्लस वाला पार्ट और एक साइड में रहेगा माइनस वाला पार्ट। अब जब मैं किसी आयन को इस सॉल्वेंट में लेकर आता हूँ, तो जैसे चलो मैं एक आयन लेके आता हूँ, जरा रुको। जैसे मैंने एक आयन ये लेकर आया, मान लो मैं इस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में पॉजिटिव चार्ज लेकर आया, तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये क्या करेगा? अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये उसको अट्रैक्ट करेगा। ये प्रोसेस कहलाता है सॉल्वेशन। और देखो किसी भी अट्रैक्शन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी रिलीज्ड, और ऐसा बोलें कि स्टेबलाइजेशन बाय सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्वेशन। क्लियर है? अब यदि मैं फिजिकल से रिलेटेड टर्म की बात करूं तो देखो ये जो सॉल्वेशन होता है, सॉल्वेशन का मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन बाय सॉल्वेंट, बाय सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्वेशन। ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइज। अब ऐसा क्यों? साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों रहेगा? वैसे तो याद रख लेना चाहिए, फिर भी एक बार सुनो। यदि आयन का साइज बड़ा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, चार्ज का डिस्पर्शन ज़्यादा रहेगा, चार्ज एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं रहेगा, और यदि एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं रहेगा तो अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट कम करेगा, इसलिए एनर्जी रिलीज कम करेगा, इसलिए सॉल्वेशन कम होगा। तो जितना छोटा साइज रहेगा सॉल्वेशन उतना बेटर होता है। तो ये हुई सॉल्वेंट की बात। अब सॉल्वेंट का बेसिक स्ट्रेंथ से क्या लेना देना, तो अब जरा एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ, फर्स्ट हम लिख रहे हैं केस 1, केस 1 इन गैसियस फेज। देखो हम गैसियस फेज बोलें या हम बोलें किस में? इन इनर्ट सॉल्वेंट्स। इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब अभी अभी बताया है मैंने। इसमें क्या होगा? यदि मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख लेते हैं। आ जाओ बेसिक स्ट्रेंथ। अब देखो इनर्ट सॉल्वेंट है तो इसमें सॉल्वेशन वाला पार्ट तो नहीं रहेगा। भाई मैं क्लियरली बोला हूं कि सॉल्वेशन किसका नेचर है? सॉल्वेशन किसका नेचर हुआ? सॉल्वेशन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का नेचर है, इनर्ट सॉल्वेंट का नहीं। तो यदि बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है ये। क्या लिखा हुआ है बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में? बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि टर्शियरी अमीन इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमीन, मोर बेसिक देन प्राइमरी अमीन। एक्सप्लेनेशन पे सुनोगे तो आ जाओ। देखो आर का मतलब है एल्काइल ग्रुप, इसका इफेक्ट होता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप,
और पुराना रिजल्ट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मेक्स द कंपाउंड मोर बेसिक। तो यहाँ पे ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण बेसिक रहेगा। यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, यहाँ पे सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इन गैसियस फेज हमेशा क्या होगा, हमेशा होगा टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। क्लियर है? तो यहाँ पर जो छोटा सा रिजल्ट बन के आ रहा है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन है ये कि जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा ना, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ना। क्लियर है? अब यदि हम सेकेंड केस की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, और एक्चुअली इस वीडियो में डिस्कशन इसी बात के लिए तो है। तो जरा एक बार केस 2 पे आते हैं। केस 2 का मतलब इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, सॉल्वेशन होगा, और सॉल्वेशन किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। ठीक, अब जरा एक बात देखना, यदि मैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन बना लूँ, तो जरा 1 मिनट रुको, मैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन लिख के बताता हूँ। 1 मिनट रुकना, चलो ठीक है। तो यदि मैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन लिखूँ तो ऐसा बनेगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन ये है। अब यदि मैं कॉन्जुगेट एसिड बनाऊंगा, देखो तरीका तो वही है। यदि मुझे बेसिक स्ट्रेंथ डिस्कस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉन्जुगेट एसिड बनाना पड़ेगा, और कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी डिस्कस करनी पड़ेगी। तो मुझे जिस बात में इंटरेस्ट है, मैं टर्शियरी अमीन का कॉन्जुगेट एसिड बना के बताता हूँ। मैंने ये टर्शियरी अमीन का कॉन्जुगेट एसिड बनाया है, कॉन्जुगेट एसिड। अब जरा यदि मैं इसको मैं लिख दूँ, कॉन्जुगेट एसिड है ये, H+ ऐड कर दिया मैंने। अब यदि कॉन्जुगेट एसिड को देखो तो देखो, सब एमीन में सबसे बड़ा साइज किसका रहेगा, टर्शियरी अमीन का। तो कॉन्जुगेट एसिड में भी सबसे बड़ा साइज किसका रहेगा, टर्शियरी अमीन के कॉन्जुगेट एसिड का। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, मैक्सिमम साइज। मैक्सिमम साइज का मतलब सॉल्वेशन कैसा होगा, मिनिमम सॉल्वेशन। अभी तो देखा था कि सॉल्वेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइज। मिनिमम सॉल्वेशन का मतलब मिनिमम स्टेबलाइजेशन, और मिनिमम स्टेबलाइजेशन का मतलब, इसका मतलब मीन्स टर्शियरी अमीन कैसा हो जाएगा, टर्शियरी अमीन इज ए वीक बेस। कैसा बेस हो जाएगा, टर्शियरी अमीन वीक बेस हो जाएगा। लेकिन देखो सॉल्वेशन कब आया, पोलर प्रोटिक में आया, क्लियर सा ऑब्जर्वेशन है। अब यदि मैं इससे छोटा सा रिजल्ट बनाऊं, तो छोटा सा रिजल्ट जो बनेगा, वो छोटा सा रिजल्ट बनेगा ये। ठीक, कि जैसे जैसे क्राउड बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्राउड बढ़ने से साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ने से क्या होगा, साइज बढ़ने से सॉल्वेशन कम हो जाएगा। क्लियर है ये बात? अब यदि मैं दोनों को कंबाइन करूं तो एक्चुअल इफेक्ट पर आते हैं, और एक्चुअल इफेक्ट होता है ये, मैंने जो लिखा फाइनल रिजल्ट है ये, कि देखो हमें है तो सारे परमानेंट इफेक्ट, आई इफेक्ट भी परमानेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आई इफेक्ट भी देखना पड़ता है, और हमें सॉल्वेशन इफेक्ट, क्राउड इफेक्ट भी देखना पड़ता है। देखो क्लियर बात है, जहाँ पे मैंने क्राउड लिखा है, क्राउड का मतलब एक्चुअली क्या है, यहाँ पे क्राउड का मतलब है सॉल्वेशन के बेसिस पर, ये सॉल्वेशन के बेसिस पर। क्योंकि क्राउड बढ़ेगा तो सॉल्वेशन क्या हो जाएगा, कम, और सॉल्वेशन कम हो जाएगा तो कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबिलिटी अफेक्ट होगा बिल्कुल। तो जब हम इन दोनों फैक्टर को यूज़ करते हैं तब जो बेसिक स्ट्रेंथ आता है, अब ज़रा इस बेसिक स्ट्रेंथ को देखना, बहुत ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो। बेसिक स्ट्रेंथ जब मैंने लिखा है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, तो फर्स्ट वाले में देखो टर्शियरी अमीन कहाँ पे, टर्शियरी अमीन यहाँ पे। टर्शियरी अमीन कम क्यों हो गया, क्योंकि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अभी बात करी है कि क्राउड बढ़ेगा तो क्या होगा, क्राउड बढ़ेगा तो सॉल्वेशन कम हो जाएगा। लेकिन क्लियर बोल दूं, ये केवल तब है जब तुम R का वैल्यू क्या रखते हो, R का वैल्यू रखते हो CH3। यदि R मिथाइल ग्रुप है तब ये ऑर्डर है, जैसे ही R इथाइल ग्रुप कर दोगे ये ऑर्डर बदल जाएगा। अच्छा, कितना बदल जाएगा, क्यों बदल जाएगा, ध्यान से देखो, C2H5 का प्लस I CH3 से ज़्यादा होता है, तो आई इफेक्ट बोलता है बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाओ, लेकिन क्राउड पीछे लेके जाएगा। इसलिए देखो ये टर्शियरी अमीन कहाँ पर सेटल हुआ, सेकेंड नंबर पर सेटल हुआ। अब हर एल्काइल ग्रुप पे यदि ये बदलेगा तो हम इसको समझ तो नहीं सकते, तो फिर हम एक शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, और हम याद क्या करते हैं, हम याद रखते हैं ये, हम CH3 के लिए 213 और इथाइल के लिए क्या यूज़ करते हैं, 231। और शॉर्ट ट्रिक में ये याद कर लेते हैं, क्योंकि देखो जब काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग में ये बात तो क्लियर है कि 213 पहले आएगा, 231 बाद में आएगा। तो हमें बस ये याद रखना है कि फर्स्ट वाले एल्काइल ग्रुप के लिए छोटा नंबर बोलना था, 213 बोलना था, और बाद वाले एल्काइल ग्रुप के लिए हमें क्या बोलना था, 231 बोलना था ये।
तो इस तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ हम डिस्कस करते हैं किसमें, गैसियस फेज में ऑलवेज टर्शियरी, सेकेंडरी देन प्राइमरी। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हमें 213 और 231 याद रखना पड़ता है। ठीक, अब ये तो ही बेसिक स्ट्रेंथ देखने की बेसिक थ्योरी है ना। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तब हम उस पर लाएंगे मेथड्स कि हम किन स्टेप्स को फॉलो करके हर क्वेश्चन को, बेसिक स्ट्रेंथ के हर क्वेश्चन को हम देख के ट्राई कर सकते हैं। ठीक, तो उस वीडियो का लिंक तुम्हें इसमें मिल जाएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में देखना तुम्हें मिल जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में तो केवल इतना ही। थैंक यू।